हेलो डी स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है और इन्वॉल्व होता है। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। The system which is responsible for the exchange of gases between the body fluid and outer environment is called respiratory system. बॉडी के अंदर भी एक जो है वो एनवायरनमेंट होता है और एक बाहर एनवायरनमेंट है। ठीक है, अंदर वाले एनवायरनमेंट को डिफरेंट गैसेस की ज़रूरत है और बाहर वाले एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। वो सिस्टम जो बाहर के एनवायरनमेंट से मुख्तलिफ गैसेस को अंदर लाता है, बॉडी फ्लूइड के साथ में टच करवाता है और वहां से वापस बाहर निकालता है, इस पूरे सिस्टम को हम रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। याद रखिएगा, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम डिफरेंट होते हैं। मसलन अगर हम यूनिसेलुलर की बात कर लें, जैसे अमेबा, क्लेमेडोमोनास जो कि पानी में रहते हैं, उनकी पूरी बॉडी सरफेस जो होती है वो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। वहां से डायरेक्टली डिफ्यूजन होती है, कुछ गैसेस डिफ्यूज इन हो जाती हैं और कुछ दूसरी गैसेस डिफ्यूज आउट हो जाती हैं। इसी तरह से अगर हम पानी में रहने वाले जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी बात करें, जैसे फिशेस वगैरह हैं, तो उनके कानों के करीब खास किस्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, उन्हें गिल्स कहा जाता है और गिल्स से जो है गिल्स के जरिए जो है वो गैसेस डिफ्यूज इन और डिफ्यूज आउट होती हैं। लेकिन ह्यूमन की अगर बात करें और इसी तरह से जो दूसरे मैमल वर्टिब्रेट्स हैं जो कि लैंड पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनका बड़ा स्पेशलाइज रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो मुख्तलिफ ऑर्गन पर मुश्तमिल होता है। तो जनाब, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है ये एयर के साथ करता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। इट क्लीन एंड वार्म द एयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनवायरनमेंट में आलूदगी बहुत ज्यादा हो चुकी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला काम है कि ये उसको क्लीन भी करता है और वार्म भी करता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम होता है, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होता है और एयर के टेम्परेचर को सर्दियों में खास तौर पर इंक्रीज करना जरूरी होता है। तो पहला काम है कि इट क्लीन एंड वार्म द एयर। मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन। ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि डिफ्यूजन हो सके। एंड मिनिमाइज द डिस्टेंस फॉर डिफ्यूजन। और गैसेस के दरमियान और बॉडी फ्लूइड के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसकी वजह से गैसें अंदर डिफ्यूज होती हैं, उस डिफ्यूजन वाले डिस्टेंस को कम से कम करता है ताकि गैसेस इजीली फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज हो जाए। ये हो गए जनाब तीन इसके एडाप्टेशन और मेन काम। और अब हम आ जाते हैं जनाब पार्ट्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। ठीक है जी। इट कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड पार्ट व्हिच हेल्प्स इन द इफेक्टिव डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू मेन पार्ट्स। इसके अंदर वो पार्ट्स, वो हिस्से शामिल हैं जो कि इफेक्टिव डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में मेन रोल प्ले करते हैं। इनको बुनियादी तौर पर दो बुनियादी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से जनाब? नंबर 1 अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहां से ऊपर की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नंबर 2 लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या गले से नीचे की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो आज हमारा टॉपिक है, याद रखिएगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी यहां लैरिंक्स से ऊपर का हिस्सा, इसी को हम डिस्कस करेंगे, which consist of nose and pharynx। आज हम दो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो ऑर्गन हैं उसमें से सिर्फ दो को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो उसमें से पहला है जनाब नोज और दूसरा है फेरिंक्स। नोज आपके सामने है। नोज इज द ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर मैं आपको बोलूं कि बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां है तो नजर कुछ नहीं आता, सिवाय इसके कि हम नाक को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसका कोई काम नहीं है, यहां से गैसेस इन और आउट हो रही हैं। सो नोज इज द ओनली विजिबल एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का वाहिद बैरूनी और विजिबल पार्ट होता है। अब जनाब इसकी कंपोजिशन पे बात करते हैं। इट इज द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम लोकेटेड ऑन द फेस। कंपोजिशन की बात करें, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ थिंग। इसके अंदर 3 चीजें लगी होती हैं। एक तो याद रखें, ये बड़ी सी हड्डी है, इसे कहते हैं इथमॉइड बोन। एक बड़ी सी हड्डी है, इसे कहते हैं इथमॉइड बोन। उसके आगे एक हिलने वाला कार्टिलेज लगा हुआ है, ये कार्टिलेज मौजूद है। सेकंड नंबर पर आ गया कार्टिलेज। और थर्ड, इसके अंदर फाइब्रियस टिश्यूज मौजूद होती हैं। फाइब्रियो कार्टिलेज टिश्यू में कहा जाता है, फाइब्रस की बनी हुई कार्टिलेज फाइब्रियस टिश्यूज होती हैं जो कार्टिलेज को पीछे जोड़ती हैं बोन के साथ। इस तरह से ये तीनों स्ट्रक्चर जो है वो नोज की कंपोजिशन में मौजूद होते हैं जनाब। अब नोज की जो शेप है ना, ये सामने वाली खड़ी सी जो शेप है, ये डिपेंड करती है इस इथमॉइड बोन के ऊपर।
जैसी एथमाइड बोन की शेप होगी, अगर चौड़ी है तो नाक थोड़ी चौड़ी होगी, अगर ये खड़ी है बिल्कुल तो नाक थोड़ी सी बिल्कुल खड़ी होगी. So it depends upon the shape of ethmoid bones and these cartilage which are in front of it. पार्ट्स की बात करते हैं जी. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स. नाक के अंदर चले जाए तो इसके दो पार्ट्स हैं. सामने वाले ये दोनों नॉस्ट्रल्स, दो नथने, दो वो रास्ते हैं जहां से एयर इन और आउट होती है. और याद रखिएगा यहां पर हेयर मौजूद होते हैं जो कि एयर के एंट्री के साथ उसमें डस्ट जर्म्स को रोकने की कोशिश करते हैं. सो नॉस्ट्रल्स आर द ओनली एक्सटर्नल पार्ट्स थ्रू व्हिच एयर एंटर द बॉडी एंड लीव द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर एंटर और लीव जहां से होती है वो नॉस्ट्रल होते हैं. उसके बाद जनाब नेजल कैविटी. नेजल कैविटी नॉस्ट्रल के जैसे अंदर चले जाएं तो एक बड़ा सा कैविटी, एक मैदान मौजूद होता है, एक सुराख मौजूद होता है, उसको हम नेजल कैविटी कहते हैं. नेजल कैविटी के अंदर नेजल कैविटी की बात करें, ईच नॉस्ट्रल ओपन्स इन नेजल कैविटी व्हिच इज लाइंड बाय सीलिया एंड म्यूकस. अब नेजल कैविटी के अंदर चले जाएं तो दो किस्म की चीजें होती हैं. छोटी छोटी बाल नुमा साख्तें होती हैं. यहां पर आप गौर कर सकते हैं, यहां मैंने कुछ बनाया है इस तरह से. बाल नुमा ये जो साख्तें होती हैं इन्हें कहा जाता है सीलिया. ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम इसके अंदर लगी होती है जिसके सेलों के, यानी अगर ये एक सेल है तो सेल के यहां पर सीलिया मौजूद होते हैं एक कोने के ऊपर. इस तरह से इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है अगर मैं आपके लिए बनाऊं तो ये यूं जो नेजल कैविटी है उसके अंदर इस तरह के सीलिएटेड एपिथेलियल सेल मौजूद होते हैं. ये सेल दो काम करते हैं. एक तो ये जो सीलिया हैं ये डस्ट और जर्म्स को अंदर जाने से रोकते हैं, वापस कर देते हैं. और दूसरे नंबर पर ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं. म्यूकस क्या होता है? एक स्टिकी सा नाक से कभी कभी मवाद निकलता है, वो चिपचिपा स्टिकी जो सिक्रीशन होती है उसे म्यूकस कहते हैं. और उसका बड़ा ही अहम रोल होता है. क्यों भाई? क्योंकि वो जो जर्म्स अंदर जाते हैं, एक तो अंदर से नाक को नम रखता है, मॉइस्ट रखता है, डस्ट उसमें वहीं फंस जाती है, जर्म्स भी फंस जाते हैं, और स्टिकी जो सिक्रीशन होती है म्यूकस उसके अंदर जर्म्स फंस जाते हैं और आगे जाने से रुक जाते हैं. तो ये है जनाब सीलिया और म्यूकस का काम. इस तरह नाक के तीन मेन काम हो गए जनाब. पहला है फिल्टर द एयर एंड स्टॉप द डस्ट पार्टिकल. मैंने कहा सबसे पहले नॉस्ट्रल के अंदर हेयर होते हैं जो कि फिल्टर करते हैं एयर को, उसमें से डस्ट को रोकते हैं. सेकंड नंबर अंदर सीलिया होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स को वहीं फंसा कर रोक देते हैं और वापस कर देते हैं, वापस डिस्चार्ज हो जाते हैं. वार्म द एयर अप टू 30 सेंटीग्रेड. याद रखिएगा कि इन जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इनके बिल्कुल नीचे यहां पर ब्लड की कैपिलरीज होती हैं और इनके अंदर जब ब्लड फ्लो करता है तो आपको पता है ब्लड के अंदर गर्मी मौजूद होती है. ये गर्मी इन सेलों को भी मिलती है. ये सेल जो है जब इनके साथ एयर टच होती है तो एयर को गर्म कर देते हैं, गर्म वार्म हो जाती है एयर, ताकि वो अंदर जाकर लंग्स में डैमेजिंग नहीं करती, अंदर की बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाती है. मॉइस्टन द एयर. सेकेंडली एयर हवा से आती है तो वो खुश्क होती है. ठीक है, अब जो अंदर डायरेक्ट खुश्क हवा चली जाए तो अल्वेलाई को डैमेज कर देगी, हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय कर देगी. तो लिहाजा नाक के अंदर जो ये म्यूकस होता है ये उस एयर को थोड़ा सा मॉइस्टन कर देता है, क्योंकि लंग्स में से, एल्वेलाइज में से वो मॉइस्टन एयर बड़ी जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर. ये हो गया जनाब नोज. अब बात करते हैं फेरिंक्स की. सेकंड पार्ट फेरिंक्स यहां पर मौजूद है. ये एडम एप्पल कहलाता है, इसके ऊपर फेरिंक्स है. फेरिंक्स क्या है जी? इट इज ए कोन शेप मस्कुलर पैसेज. एक कौन शेप का, इस तरह का कौन की शक्ल का, अगर मैं आपके सामने थोड़ी सी इसकी शक्ल बनाऊं तो ये कुछ इस शक्ल का ऐसा सा पार्ट होता है. ठीक है, कौन शेप, कौन की शक्ल का. देखिए बिल्कुल कौन शक्ल है. इस कौन शक्ल पार्ट को जो है हम जो है क्या कहते हैं, हम इसे, ये वाला जो पार्ट है इसे हम फेरिंक्स कहते हैं. और फेरिंक्स इज ए कौन शेप मस्कुलर ऑर्गन दैट इज लीडिंग फ्रॉम द नेजल एंड नेजल कैविटी एंड माउथ, जो मुंह और नाक दोनों से लीड करता है टू द लैरिंक्स एंड एसोफेगस. नीचे लैरिंक्स और एसोफेगस में एंटर होता है, क्योंकि इसके ऊपर से भी दो रास्ते हैं. यहां से बात करें तो एक रास्ता नोज से आ रहा है और दूसरा रास्ता समझ लें कि ये माउथ से आ रहा है. दो रास्ते ऊपर से भी आ रहे हैं. और नीचे की तरफ से जब बात कर लें तो नीचे भी इसके दो रास्ते होते हैं. एक सामने वाला रास्ता है इसको लैरिंक्स कहते हैं, और इधर वाला जो ऐसा है इसको कहते हैं एसोफेगस. तो ये नीचे एसोफेगस और लैरिंक्स तक जो है वो एयर को नीचे ले जाता है. और इसकी लेंथ तकरीबन 4.5 cm इन लेंथ. इट्स लेंथ इज अबाउट 4.5 cm. यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक अगर इसके फासले की बात करें तो ये 4.5 cm होता है, यानी सेंटीमीटर होता है ना. इसके तीन हिस्से होते हैं. तीन हिस्से कौन कौन से जनाब? नेजोफेरिंक्स, जो नोज से पार्ट टच होता है उसे नेजोफेरिंक्स कहते हैं.
ओरोफेरिंक्स जो माउथ से टच होता है उसे ओरोफेरिंक्स के तो ओरल कैविटी, मुंह की कैविटी को कहते हैं। लेरिंजोफेरिंक्स नीचे जाकर, चूंकि ये लेरिंक्स से टच होता है यहां पर, इसलिए इस एरिया को लेरिंजोफेरिंक्स कहते हैं। सो फेरिंक्स के 3 हिस्से हो गए, एक नोज से टच है जिसे नोज की वजह से नेजोफेरिंक्स कहते हैं, दूसरा माउथ से टच है जिसे मुंह की वजह से, ओरल कैविटी की वजह से ओरोफेरिंक्स कहते हैं, और तीसरा नीचे लैरिंक्स से टच है और लैरिंक्स की वजह से इसको लेरिंजोफेरिंक्स कहते हैं। आप देखते हैं अभी फंक्शन क्या करता है, इट इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू स्वेलो द फूड। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, जो कि फूड को स्वेल करने यानी निगलने में मेन रोल प्ले करता है। इट आल्सो हेल्प्स टू रिमूव द पार्टिकल्स सेंट फ्रॉम द नोज, वो पार्टिकल्स, वो जर्म्स, डस्ट जो के नाक से किसी तरह से पास आउट हो जाती है, फिर उसे फेरिंक्स के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन और अंदर जो है वो सीलिया वगैरह होते हैं जो कि उसको वापस रोक देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन द वोकलाइजेशन, कभी कभार जब आवाज मेनली वोकल कॉर्ड यानी गले के लैरिंक्स से प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसे ऊपर शेप देना और उसे प्रॉपर करना भी फेरिंक्स उसमें काफी हेल्प करता है। इस तरह से ये फेरिंक्स भी हमारे लिए बड़ा यूजफुल और अहम है, राइट। होप आपको लेक्चर समझ आया होगा और आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।